स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 50 पर। और हम रिवीजन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए। तो हमने अब तक चैप्टर 5 तक बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं सतत एवं अवकलनीयता तथा अवकलज प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6 और 7 की। इसका टेस्ट हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर ले लिया था और अब हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चंस को उसी हिसाब से इम्पोर्टेंसी के हिसाब से रखा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट्स इस प्रकार से भी मिले थे कि सर छठी प्रश्नावली में से केवल 2 अंक का ही प्रश्न मिलता है, 6 अंक का नहीं होता है। तो ऐसा आप गलत सोचते हैं, क्योंकि छठी और सातवीं प्रश्नावली एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट के रूप में मानी जाती है और इसके अंकभार भी एक यूनिट के रूप में ही तय किए जाते हैं। तो आप यदि पिछले पुराने बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखेंगे तो आप जानेंगे कि कभी कभी छठी प्रश्नावली में से भी 6 अंक का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और सातवीं प्रश्नावली में से आपको 2 अंक का छोटा क्वेश्चन मिल सकता है। तो उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास 1 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, 2 अंक का क्वेश्चन आने वाला है और एक बड़ा 6 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले 1 अंक का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा हम उनकी बात करते हैं, फिर 2 अंक वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो भी संभावित हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी एक क्वेश्चन के ऊपर और भी हमें डाउट्स मिले थे कमेंट्स बॉक्स में कि सर ये तो हमारे पास एक्सरसाइज में से हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में। तो देखो वहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछा गया था, क्वेश्चन आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कराइए ताकि इस समय उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और हमारा प्रयास भी सफल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है यदि f(x) = x² - 9/x - 3 x = 3 पर सतत है तब f3 का मान होगा। क्वेश्चन मिला है, एक फंक्शन मिला, ये x = 3 पर सतत है तो फंक्शन का मान कितना होगा। तो देखिए हम फलन की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, हम इसका सरलीकरण कर सकते हैं। x² - 9 को हम x - 3 और x + 3 लिख सकते हैं। ऐसा ही नीचे x - 3 पहले से है तो x - 3 से x - 3 गुणनखंड कट जाएगा, केवल x + 3 बचेगा और हम x बराबर कितना रख देंगे, 3 रखेंगे तो आपके पास f3 जाएगा 3 + 3 यानी 6। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, कह रहा है फलन f(x) = x mod x के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय होगा। बिंदुओं का समुच्चय बताना है। तो देखिए फंक्शन मिला है f(x) जो कि आपके पास x mod x की फॉर्म में है। आप इसे मोड से हटा करके लिखेंगे तो देखो x तो सिंपल ही है, मोड हटाएंगे तो -x लिखेंगे कब, जब x < 0 हो, और प्लस का x लिखेंगे कब, जब x > 0 हो, ठीक है। या फिर हम इसे x mod x को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस का x² प्लस का x², x < 0 और x > 0। पहली वाली कंडीशन में देखते हैं, जब आपके पास x < 0 हो उस कंडीशन में आपके पास एक ही फंक्शन है तो सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सदैव कैसे होते हैं, सतत होते हैं। तो ये सभी ऋणात्मक संख्याओं में सतत होगा। सेकंड की हम बात करें यहाँ पर कि जब x आपके पास > 0 हो उस कंडीशन में भी आप देखेंगे यहाँ पर x² एक बहुपदीय फलन है तो ये भी सदैव कैसा होगा, सतत होगा। अब बच गया एक बिंदु, कौन सा, x = 0। तो आप x = 0 पर यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसे यहाँ पर सतत होने की जांच करेंगे तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आएंगी। कितनी आएंगी, 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब तो आपके पास -0 आएगी और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपके पास प्लस में 0 आएगी। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे चाहे तो इक्वल टू भी लगा सकते हो साथ साथ, क्योंकि 0 के लिए मान भी निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -0 और राइट हैंड लिमिट है वो +0, इसलिए ये इस वाली कंडीशन में भी आपके पास कैसा होगा, सतत होगा। तो फलन की वैल्यू है, फलन का दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा सभी समान है तो x = 0 के ऊपर भी फलन कैसा होगा, सतत होगा। इसलिए क्या हो गया, सभी ऋणात्मक संख्याएं आ गई, सभी धनात्मक संख्याएं भी आ गई और 0 भी इंक्लूड हो गया। इट मीन्स -∞ से +∞ के तक पूरा आपके पास, जिसे आप क्या कह सकते हो, r भी कह सकते हो, सभी वास्तविक संख्याओं के रूप में। तो यहाँ r तो नहीं मिला है लेकिन -∞ से +∞ के रूप में मिला है तो सभी संख्याएं आपके पास यहाँ आ जाएंगी, यानी कंप्लीट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जिसमें ये आपके पास अवकलनीय रूप में आएगा, ठीक है।
सतत के लिए चेक किया है, आप अवकलनीयता के लिए भी जांच कर लेंगे इसी क्रम में। बहुपदीय फलन अवकलनीय होते हैं, तो देखो इसलिए मैंने नहीं बताया है, पहले मैंने सतत की जांच कर ली कि सतत है या नहीं है। अब आप आगे इसमें डिफरेंशिएशन करके अवकलनीयता की भी जांच करेंगे तो 2x मिलेगा और 0 0 बन जाएगा, इसलिए x बराबर 0 पे अवकलनीय भी होगा। मैंने सतत के अकॉर्डिंग ही बताया कि ये सतत है, और अवकलनीयता की जांच करोगे सेम इसी प्रकार से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कहता है एक फलन y इक्वल टू कोस रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन होगा। आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाता है dy बाई डी एक्स, और कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन, जो भी आपके पास एंगल है, पर एंगल है वो मानक रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा, रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा माइनस में साइन रूट एक्स, और देखो रूट एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन बताया है 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये आपके पास मान हो जाएगा माइनस में साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ऐसा यदि आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम चौथे की। चौथे में कहता है यदि y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स तो dy बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन चर राशि की घात चर राशि हो तो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, जिनको कि हम लोग लेकर के सरल करते हैं। तो यहाँ हम लोग लेंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा log y, और इधर घात गुणा में आएगी x और log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और इधर x फर्स्ट फंक्शन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, प्लस सेकंड फंक्शन log x, और फर्स्ट फलन यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ ये भी कट जाएगा, और यहाँ 1 की जगह पर हम log e लिख सकते हैं, और ये सामने log x है, यहाँ 1/y और dy बाई डी एक्स ही है। तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा y, और यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा ex, तो y log ex आपके पास आंसर होगा। आप चाहें तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं x टू पावर x और log ex, तो ऐसा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, यानी a, तो आंसर हो जाएगा a। चलिए नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की हम बात करें, कहता है यदि निम्न फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है तो c का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पे सतत है, इट मीन्स यहाँ पे फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और फलन का मान सभी बराबर होंगे। तो दाईं सीमा बाईं सीमा छोड़ के मैं डायरेक्टली इसी के ऊपर सीमा निकाल देता हूँ, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि f x इक्वल टू 0 पर फलन का मान और x इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा दोनों समान हों। चलिए क्या करते हैं, f0 तो आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना है, फलन का मान है वो 1/2 है, तो x बराबर 0 पर हम सीमा ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन पर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू, इधर भी हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस में cos cx और बटे में x साइन x। सरल करना चाहेंगे हम इसे, तो 1 माइनस cos cx की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला यूज लेंगे हम। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और कोण का आधा cx बाई 2, और नीचे आपके पास यहाँ पर x साइन x है, तो ये x साइन x। ठीक, अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार से लेता हूँ, 2 तो एक अच्छा संख्या है, हमने बाहर छोड़ दी, साइन cx बाई 2, इस पूरे का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसे मानक रूप में बदलने के लिए जरूरी है हमारे पास नीचे भी क्या हो, cx बाई 2 का होल स्क्वायर हो, जबकि ऐसा तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर देखो क्या cx बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हम दोनों जगह ही गुणा कर देते हैं, मैंने हर में की है तो साथ में अंश में भी कर देता हूँ cx बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा नीचे x साइन x और भी है, जो एज इट इज मैंने लिख दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसे सरल करते हैं, 2 एज इट इज रखते हैं, ये वैल्यू एक साथ लिखी जा सकती है, साइन cx बाई 2 अपॉन cx बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर आगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि एक और पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो c स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। इसके अलावा x स्क्वायर मिलेगा,
नीचे भी एक x है और आपके पास साइन x है, एक x से एक x कट जाएगा। यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम तो ये पूरा मान 1 बनेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन x बाई एक्स के रूप में या साइन fx बाई fx के रूप में, तो ये 1 बन जाएगा। और नेक्स्ट आगे c स्क्वायर बाई 4 ये अचर संख्या है, और बाकी लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x। आप इसे x को चाहो तो नीचे लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी ऐसे भी ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे तो हमें मिलेगा ये 2 इंटू सी स्क्वायर बाई 4, और ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 1, और हम इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास सीमा आ गई है सी स्क्वायर बाई 2, यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान है वो मिला सी स्क्वायर बाई 2। हम वैल्यूज को बराबर रख देंगे, यानी f0 की वैल्यू 1/2 थी और लिमिट की वैल्यू है वो सी स्क्वायर बाई 2 थी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ सी स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, या c इक्वल टू +-1 होगा। ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है एक फलन fx है, वो e की पावर 1/x बाई x नॉट इक्वल टू 0 और 1 जब x इक्वल टू 0 के बिंदु x इक्वल टू 0 पर fx के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ जांच करनी है x बराबर 0 पर। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन की जो वैल्यू है, फलन का जो मान है वो मिला है आपको 1। अब बाकी हम निकालते हैं दाईं सीमा और बाईं सीमा। सबसे पहले x बराबर 0 पर हम निकालते हैं दाईं सीमा। ठीक, दाईं सीमा क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह पर 0 प्लस h पुट करेंगे हम, तो दाईं सीमा मिल जाएगी हमको। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रख दीजिए, तो e की पावर 1/0 प्लस h और बटे में h। तो ये आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h बाई h। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका सरलीकरण होगा नहीं। तो जो ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी बाई 0 यानी इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा, यानी कहे तो अनिर्धारीय रूप होगा। अंश आपके पास इन्फिनिटी और हर 0, तो कैसा रूप है, अनिर्धारीय रूप है। यानी यहां पर दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहां दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर, जब सीमाएं विद्यमान नहीं है तो हम आगे के टेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर f सतत नहीं है। ठीक है, जब तक मिलेंगे तब तक तो करेंगे, लेकिन जब सीमा ही विद्यमान नहीं है तो आगे और हल करना बेतुकी बात है, इसलिए आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि यही फलन सतत नहीं है। चलिए 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है फलन fx इक्वल टू 1 प्लस में साइन x, और कब, जब x का मान 0 से π/2 के मध्य हो, और 2 प्लस में x माइनस π/2 का होल स्क्वायर, कब, जब x की वैल्यू है वो π/2 के बराबर या उससे अधिक हो, कि बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज ज्ञात कीजिए। बायां अवकलज निकालना है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, f डैश π/2, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें चाहिए f π/2 माइनस h, इसके अलावा एक वैल्यू हमें चाहिए f π/2। चलो पहले π/2 माइनस h को सोल्व करें, तो π/2 माइनस h कहाँ मिलेगा हमें, जहाँ पर x की वैल्यू है वो π/2 से छोटी है, यानी 1 प्लस साइन x के लिए, तो 1 और प्लस में साइन x की जगह पर हम लिखेंगे π/2 माइनस का h। सरल करने पर मिलेगा 1 प्लस में cos h। ठीक, और f π/2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखो π/2 इक्वल टू कहाँ आ रहा है, नीचे वाले पार्ट में, तो हम इसमें रखेंगे 2 प्लस में x की जगह पर π/2, तो π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास मान आ जाएगा 2। इसलिए अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो क्या होगा वो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र है दायां अवकलज निकालने, वो बायां अवकलज निकालने का, लिमिट h टेंस टू 0 f और π/2 माइनस h माइनस में π/2 अपॉन माइनस में h,
जहाँ h है वो ग्रेटर देन 0 है। वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें तो क्या मिलेगा, हमने अभी भी निकाले हैं मान। एक तो है 1 प्लस में cos h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस में cos h और नीचे ये माइनस में 2 भी है और नीचे आपके पास माइनस में h। ऊपर हमारे पास सरल करने पर वैल्यू आएगी, वो होगी cos h माइनस 1 बाई माइनस 1। अब हम माइनस 1 में से माइनस ऊपर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस में cos h अपॉन 1, ठीक। और आगे अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h में रखनी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos 0, तो ये 1 माइनस 1 और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। तो आपके पास बायां अवकलज कितना होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8वां क्वेश्चन गलती से यहाँ पर हमारे पास हट चुका है, वो इंक्लूड हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो चलो हम इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास y जो मिला है वो मिला है कोस इनवर्स और 2x बाई 1 प्लस में x स्क्वायर के रूप में, ठीक। अब कोस में तो ये फॉर्मूला होता नहीं, तो मैं कोस इनवर्स का फॉर्मूला यूज लेता हूँ। सूत्र पढ़ा है हमने सेकंड में एक्सरसाइज में, π/2 माइनस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर, जो कि सीधा सा सूत्र है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो ये हो गया है 2 tan इनवर्स x। और अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया dy बाई dx, π/2 का 0 हो जाएगा, 2 एज इट इज है। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। तो आंसर मिल गया माइनस में 2 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नवा क्वेश्चन है, कहता है log sec x प्लस tan x का अवकलज ज्ञात कीजिए। log y क्वेश्चन मिला, log sec x प्लस में tan x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, x की जगह पर है sec x प्लस tan x, तो x ना होके sec x प्लस tan x है, तो sec x प्लस में tan x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। और डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज होगा sec x प्लस में tan x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, sec x tan x होता है, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। हम देखें तो यहाँ पर sec x आपके पास कॉमन है अंश में, तो हमने कॉमन लिया तो बच गया tan x और प्लस में sec x, जबकि नीचे क्या है sec x प्लस में tan x, तो ये दोनों सेम ही है, कट जाएंगे दोनों फैक्टर, तो आपके पास dy बाई dx जो आएगा वो आ जाएगा sec x। तो यही आपके पास आंसर होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 10वें क्वेश्चन के लिए कहा गया कि सर क्वेश्चन है वो हट गया है। भाई क्वेश्चन नहीं हटते हैं, टॉपिक हटते हैं, और टॉपिक हमारे पास है क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन तो कहीं से भी दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे बचे हुए जो सिलेबस है उसमें होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी में से है। तो यहाँ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रूप में, तो आप ये मत सोचिए क्वेश्चन कहाँ पर लिखा हुआ था, इसने मान चेंज कर दिया है। जो सिद्ध करवाने के लिए पूछा गया है वो अलग चीज़ पूछी गई है। पहले डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा था बुक में जो क्वेश्चन है उसमें, जबकि यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिली हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के रूप में और एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 के रूप में। तो हम छोटे वाले पद को लेकर के चलते हैं। छोटी इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू है टी माइनस में 1 अपॉन टी। हम इसका कर देते हैं वर्ग। वर्ग करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस में 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में वाई टू पावर 6, और इधर होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है, और आपके पास जो सेकंड इक्वेशन यहाँ है ऊपर, इसमें भी टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो हम यहाँ से मान रख देंगे यहाँ पे कितना, एक्स टू पावर 6 प्लस में वाई टू पावर 6 माइनस में 2 एज इट इज है। इधर था आपके पास एक्स की पावर 6
प्लस में 2x क्यूब वाई क्यूब और प्लस में वाई टू पावर 6। तो ये वैल्यू हैं वो कट जाएंगे आपके पास, जो मान बचेगा वो होगा 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1। हम इसको नंबर 1 डाल देते हैं। चलिए अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3y² हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ दोनों में 3x² y² कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट में बचेगा x dy/dx और सेकंड टर्म्स में बच जाएगा केवल y इक्वल टू 0। जो बाहर है 3x² y² आप उसका 0 में भाग दे देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x dy/dx प्लस में y इक्वल टू 0, या फिर आप इसे कह सकते हो x dy/dx इक्वल टू -y, या फिर dy/dx इक्वल टू माइनस में y/x। ठीक, ये नंबर समीकरण 2। अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष फिर से समाकलन करने पर तो d²y/dx² हो जाएगा dy/dx का। तो यहाँ पे हम भाग नियम लगाएंगे, x² हर x अंश का अवकलन करेंगे, ये माइनस को बाहर ही छोड़ रहा हूँ, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और माइनस में अंश और हर का अवकलन 1। यहाँ देखें d²y/dx² इक्वल टू माइनस में x dy/dx, और देखो x dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पर कितनी है, माइनस में y, तो हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये माइनस में y और एक पहले से है -y और बटे में क्या हो रहा है x²। तो अंश वाला हिस्सा है वो जुड़ करके आपके पास हो जाएगा कितना, -2y और नीचे x² है, x² को हम सामने गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² और सामने 2y, और यही हमसे पूछा गया था, सिद्ध कर दीजिए। तो ये आपके पास सिद्ध हो गया, यानी हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें को देखिए, क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x है तब सिद्ध कीजिए। एक इक्वेशन दी गई है, ये सिद्ध करनी है। यहाँ y2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, और यहाँ y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या मिला आपको, y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल जो भी था वो एज इट इज, x ना होके a साइन इनवर्स x एंगल है तो इसका भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। तो a साइन इनवर्स x का हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस a साइन इनवर्स x तो एज इट इज, और यहाँ a अचर राशि है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस का x², ये माना गया हमारे पास। √1 - x² को dy/dx से गुणा कर देंगे, dy/dx को आप y1 लिख सकते हो, इधर गुणा हो जाएगा 1 माइनस में x², और इधर हो जाएगा cos a भी है तो a गुणा में cos a साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका वर्ग नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वर्ग करने पे थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो वर्ग करने से 1 माइनस में x² और y1² होगा, इधर a² cos² और a साइन इनवर्स x होगा। ठीक, अब आप cos² को 1 माइनस का साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x लिख सकते हो, और जो हमको दे रखा था उसे हम समीकरण 1 माने तो साइन a साइन इनवर्स का मान y है, तो कोष्टक में लिखी हुई जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 1 माइनस में y²। ठीक, तो ये वैल्यू हमने चेंज कर दी, यानी फाइनली हमें मिला 1 माइनस x² y1 का स्क्वायर इक्वल टू a² और माइनस में a² y²। ठीक, अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए 1 माइनस x² फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, y1² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1 और y1 का करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन यानी y2।
और फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और बराबर में ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा यानी y1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान आ गया वो आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस में 2x y1 स्क्वायर और बराबर में 2y y1, इसके अलावा a स्क्वायर भी है गुणा में। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी समीकरण के प्रत्येक पद में कितना कॉमन है, 2y1 सभी में आ रहा है, तो हम 2y1 का पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। तो यह हमारे पास भाग देते ही बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे 2 चला जाएगा, y1 चला जाएगा, बच जाएगा एक्स y1 और सामने आपके पास बचेगा y a स्क्वायर। आप इसे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 माइनस में एक्स y1 और माइनस में y a स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं और आपसे यही मान है वो सत्यापित करवाया गया था, तो यह हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप देख सकते हो यही वैल्यू आपसे सिद्ध करवाई गई थी। ये माइनस में है भाई, ये माइनस में होगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, dy/dx ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जो प्रश्न बैंक था उसमें हम इसे सोल्व करके आ चुके हैं। ठीक, तो शायद यदि किसी ने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक आपको ऊपर दे रहे हैं आई बटन में, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे पास 13वां है, ये x³ + y³ + में 3ax² = 0, तो सिद्ध कीजिए। आपके पास एक अच्छा प्रश्न है, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का है, आप इसे सोल्व करके देखें। नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम इसको आगे सोल्व करा देंगे। तो आपको आना ज़रूर चाहिए, वैसे बुक में एग्जाम्पल भी है इसलिए आई थिंक सभी को आता होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास 14, आप उसे भी देख सकते हैं। ये आपके पास छठी प्रश्नावली में से है इसलिए मैं इसे कराना ज़रूर चाहूँगा। ठीक है, 13वां और 12वां मैंने इसीलिए छोड़ दिए ताकि आप उन्हें खुद हल करके देखें। 14वें को मैं इसलिए कराना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं छठी में से भी 6 अंक के, तो इन क्वेश्चंस को भी आप मिस ना करें, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो चलिए क्या कह रहा है, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। 2 वैल्यू पूछी गई है, निम्नलिखित फलन कैसा हो, सतत हो। ये आपके पास एक फंक्शन, इसके लिए सतत पूछा गया है। ये m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, दे रखा है फलन कैसा है, सतत है। सतत है तो f(x) आपके पास दिए गए 3 पार्टों में है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 के ऊपर जांच की जा सकती है और एक आपके पास क्या है 4 पर जांच की जा सकती है। 2 पे जांच करने से इक्वेशन बनेगी, 4 पे जांच करने से इक्वेशन बनेगी, दोनों को हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम x = 2 पर सतत होने के प्रतिबंधों को काम में लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 x = 2 पर फलन का मान f2 कौन से फंक्शन पे निकलेगा जिसमें इक्वल टू आ रहा है, यानी 4x - 1 पे। तो 4x की जगह पर 2 - 1 तो हो गया 8 - 1 यानी 7। फलन का मान 7 है। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, दाईं सीमा या बाईं सीमा। दाईं सीमा निकालेंगे तो 4x - 1 पे निकलेगी, इसलिए आवश्यकता नहीं है। हम निकालते हैं कौन सी, बाईं सीमा, जो कि x² प्लस में mx + n पर निकलेगी। तो यहाँ से हम दाईं सीमा को ज्ञात कर लेते हैं। तो x = 2 पर बाईं सीमा, तो बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और f हम पुट करेंगे 2 - h, और फंक्शन में भी हम जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2 - h रख देंगे। 2 - h का होल स्क्वायर प्लस में m 2 - h प्लस में n, और हम जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 - 0। यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम, देखो आप प्रसार खोल के भी लिख सकते हो, वैसे कुछ इसमें ऐसा सरलीकरण हो नहीं रहा है इसलिए आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2m और प्लस में n, तो ये आपको मिला 4 + 2m प्लस में n, ये f2 - 0। अब कह रहा है कि फलन है वो सतत है, चूँकि x = 2 पर f सतत है। सतत है तो क्या होगा, फलन का मान
और फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा समान होंगी। बाईं सीमा की आवश्यकता नहीं है, हम दो को बराबर रखना चाह रहे हैं। तो फलन की बाईं सीमा है वो तो है 4 प्लस में 2m प्लस में n, और फलन का जो मान आया था वो आया था 7। तो हम इसे कह सकते हैं 2m प्लस n बराबर 3। ये एक इक्वेशन बनी हमारे पास। सेम ऐसे x बराबर 4 पर भी हम जांच करेंगे। सेकंड कंडीशन x इक्वल टू 4 पर। तो x बराबर 4 पर हम सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं। आप फंक्शन देखिए जिसमें इक्वल टू आ रहा है x के साथ में, तो x के साथ में यहाँ पर इक्वल टू इसने दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम फलन की दाएं सीमा और बाएं सीमा निकालेंगे, दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे फलन की बाईं सीमा और नीचे वाले पे फलन की दाएं सीमा निकलेगी। तो फंक्शन की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, पर x इक्वल टू 4 पर बाईं सीमा ये ज्ञात करें हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 4 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x का मान 4 से छोटा है यानी 4x माइनस 1 के ऊपर, तो 4x माइनस 1 में 4x की जगह पर हम रख देंगे 4 माइनस में h और माइनस का 1। लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 और 4 माइनस 0 माइनस में 1, और इधर f 4 माइनस 0 होगा। तो f 4 माइनस 0 की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 माइनस 1 यानी 15। ये तो फलन की बाईं सीमा हुई। तो x बराबर 4 पर दाईं सीमा और ज्ञात कर लेंगे हम। दाईं सीमा यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, यानी x की जगह कितना पुट करना है 4 प्लस h, और कहाँ पुट करेंगे नीचे वाला फंक्शन जो 4 लेस देन x के रूप में लिखा हुआ है। यहां पर है आपके पास mx प्लस 17n, तो m लिमिट x टेंस टू 0 m x की जगह पर 4 प्लस में h और प्लस में 17n, ठीक है। mx था, x की जगह पर 4 प्लस h रख दिया गया है। लिमिट पुट करेंगे तो f 4 प्लस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4m, h की जगह 0 हो जाएगा और प्लस में 17n। ये हमारे पास दाईं सीमा आ गई, जो कि कह रहा है कि x बराबर 4 पर फलन कैसा है सतत है, इसलिए फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा बराबर होंगी। दाईं सीमा है 4m प्लस में 17n, और बाईं सीमा हमने निकाली वो आई थी 15। तो ये दूसरी इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। एक हमारे पास है 2x प्लस n बराबर 3। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए 4m प्लस में 17n बराबर 15 ही तो दूसरी है, और पहली हमारे पास थी 2m प्लस n बराबर 3। इसे हम 2 से गुणा करके लिख दें तो 4m प्लस में 2n बराबर में हो जाएंगे 6। और अब इसे घटा दें, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएगा, या हो जाएंगे 15n, और ये आपके पास बच जाएंगे कितने 9। तो n बराबर आपके पास 9/15। आप इसे 3 से काट सकते हो, ये हो जाएगा 3/5। तो n की वैल्यूज तो आ गई 3/5। इस मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपके पास n भी आ जाएगा। समीकरण 1 से 2m प्लस में n की जगह 3/5 और बराबर में 3, या फिर 2m बराबर 3 माइनस का 3/5, या फिर कहें तो 15 माइनस 3/5, या कहें तो 12/5, या m बराबर 12 में हम भाग दे देंगे 2 का, तो हो जाएगा आपके पास 6/5। तो ये m की वैल्यूज आ गई आपके पास 6/5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यूज होंगी, m और n हमने दोनों कैलकुलेट कर दी हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर 6 और 7 का वीडियो। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें।